बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और नाइंसाफ़ी की जाती है और फिर इमरान खान के झूठे मुकदमात को बड़ी ढिठाई के साथ कई कई महीने अदालतों में चलाया गया और इन मुकदमात को चलाने के बाद जो अपील का लेवल है, जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर, अब प्रोसिक्यूशन नैब ये मान रहा है कि जनाब ये मिस ट्रायल हुआ है। तो अब मिस ट्रायल आपने कर लिया और 1 बरस से ज्यादा इमरान खान को जेल के अंदर हो गया, तो फिर आपकी क्या सजा है? पाकिस्तान का जो निजाम है ना, ये प्रोसिक्यूशन का खासतौर पे इसलिए कमजोर है कि आप लोगों को पहले पकड़ते हैं, सबूत बाद में इकट्ठे किए जाते हैं। लोगों को हवालात में पहले फेंका जाता है, उनको कई कई साल गुजर जाते हैं, फिर बाद में गवाहों को इकट्ठा करना, बल्कि गवाहों और सबूतों को बनाया जाता है और साथ साथ पॉलिटिकल बयानिया बन रहा होता है और साथ साथ लोगों को मैनेज करने के लिए कोशिशें की जा रही होती हैं। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को इंसाफ नहीं देता। बरतानिया के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क में प्रोसिक्यूशन एविडेंस को देखने के बाद इस बात का फैसला करती है कि क्या हम इन तमाम सबूतों की रोशनी में और बुनियाद पर इस केस को जीत सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी किस्म का कोई डाउट होता है ना, तो वो तमाम चीज़ें ड्रॉप कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बंदे को पकड़कर जेल में डाल दें और फिर उसके बाद जो है आप केस को चलाएं। अब इमरान खान के केस के अंदर ये हुआ और एक इंतहाई अहम नुकता है जी कि इतना बड़ा एक कन्फेशन स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ के वो दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, और ये उन तमाम लोगों के लिए मशवरा है और पाकिस्तान की आवाम को ये पता चलना चाहिए, खान साहब के मुकदमात जिस तरह जेल के अंदर चल रहे हैं, वकला की सारी टीम को रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चाहे वो अली जफर साहब हों, फैसल चौधरी हों, सलमान अकम राजा हों, शोएब शाहीन साहब हों, कोई भी हो, ये केस आपने याद रखना है कि एक अदालत जहां पर आप रोजाना पेश होते हैं, दलाइल देते हैं, कैंगरू कोर्ट्स के सामने, मुंशी अदालतों के सामने, वहां पर फैसला वही होना है जो फैसला पहले से तैयार कर लिया गया। अपील के लेवल पर शायद आपको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन वहां आपका केस सिर्फ वो टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। असल केस पाकिस्तान की आवाम के सामने आपने रखना है, पाकिस्तान की आवाम को अपडेट करें। जेल के अंदर जजेस जो सवाल करते हैं, इन सवालों को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाए। प्रोसिक्यूशन किस किस्म की गलतियां करती है, मिनोअन इसको पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहिए, क्योंकि अब ये मुकदमा आवाम की अदालत में है और आवाम की अदालत अपना फैसला 8 फरवरी को सुना चुकी है। अब ये नजरसानी में जाए या इसकी अपील हो, अवाम को जब तक आप ऑन बोर्ड या मुसलसल उनके साथ राब्ते में नहीं रहेंगे, आप ये जंग जो है वो नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की अवाम को पता ही नहीं कि अदालत के अंदर क्या हुआ, खान साहब क्या कह रहे हैं, आवाज बंद कर दी गई। यार, आप कम से कम अपने वकला को रोजाना की बुनियाद पे लोग आकर अपडेट तो जरूर करते हैं, लेकिन एक जो लीगल केसेस के अंदर जो लकूनाज हैं खान साहब के मुकदमात में, इसे प्रॉपरली एड्रेस करने की जरूरत है। व्यूअर्स, अब प्रोसिक्यूशन के खिलाफ दरखास्त, पाकिस्तान में तो ऐसा प्रोसेस नहीं है, यहां पर तो फीस तक जो है वो तलब कर ली जाती है कि आपने हमारा खर्चा करवा दिया। टैक्सी के किराए से लेकर जो पेपर जिस पे प्रिंट किया जाता है, वो भी यहां पर सूद समेत जो है दूसरी पार्टी से पैसे वसूल किए जाते हैं। यहां पर तो इमरान खान की रिहाई का मामला है, उनको जेल के अंदर 1 बरस आपने रखा, तो अब आपने एक एक दिन का हिसाब लेना है। और हिसाब कैसे होगा? जब आप पाकिस्तान की आवाम को जो है मुसलसल इस हवाले से आगाह करें। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है जी, और पेशावर के अंदर इनका रोजाना इकट्ठ हो रहा है। तमाम जो एमएनएज है, एमपीएस पहुंच रहे हैं और बिला तफरीक पहुंच रहे हैं। किसका किस कबीले से ताल्लुक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने धड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब वक्त नहीं कि इस पर बात की जाए। लेकिन एक चीज जो मैं पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, और ये जो बार बार सलमान अकम राजा एंड कंपनी जितने भी दोस्त हैं वो ये बात करते हैं कि 15-20 हजार लोगों से एहतजाज तो किया जा सकता है, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इसका जी एक फार्मूला, आज हमने इसके ऊपर काफी काम किया और ये तमाम दोस्तों के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग करके, अगर आप ट्विटर के ऊपर हैं, मैं भी ट्विटर पे हूं लेकिन मैं उसे इतना इस्तेमाल नहीं करता, तो इस हिस्से को यहां से काटें, इसे एडिट करें और टैग करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें बताएं कि ये फार्मूला क्यों इस पर तुम अमल नहीं करते। देखें जी, जो नंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ असम्बलीज के अंदर, वो हमें क्या बता रहे हैं और हम इन नंबर्स को तहरीक इंसाफ किस तरह से
कैपिटलाइज कर सकती है। जो हदफ है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, जिसे आपने अचीव करना है 24 नवंबर के जलसे के हवाले से। तहरीक इंसाफ का जी पंजाब असेंबली में जो नंबर है, जो मैंने अभी रिसेंट चेक किया, पता ही चला जी कि जो तादाद है नंबर गेम वो 135 के करीब है। ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे केसेस मखसूस नशिस्तें भी इसके अंदर शामिल हैं। तो 135 ठीक हो गया। केपी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 58 नशिस्तें हैं, यानी केपी पूरा आपका है, यहां पर आपको ज्यादा एज हासिल है। फिर पीटीआई के सिंध के अंदर भी 8-10 के करीब अरकान जो हैं सिंध असेंबली के अंदर मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख हैं एंड कंपनी। फिर कराची के अंदर बहुत सारे। तो ये टोटल सिर्फ सूबाई असेंबली की सीट्स अगर देखी जाए ना, तो ये तकरीबन बन जाती हैं 200 के करीब। अभी मैंने गिलगित बल्तिस्तान को शामिल नहीं किया, वहां पर भी तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर मौजूद हैं, लेकिन वहां पर होता ही है कि जिसकी हुकूमत मरकज में आती है तो लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और कश्मीर के अंदर भी है। लेकिन इसके बावजूद जो है कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो ये टोटल नंबर ना सिर्फ सूबाई असेंबली के 200 बन जाते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने कौमी असेंबली को टच नहीं किया, वहां पर भी 100 से ज्यादा नंबर्स हैं। तो अगर सिर्फ 500-500 लोग हर हल्के से बाहर निकलें, हर एमएनए एमपीए की ड्यूटी लगा दी जाए, सूबाई असेंबली में एमपीएस की ड्यूटी लगा दी जाए, तो ये तकरीबन को 1.5 लाख के करीब लोग बन जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा ये नंबर्स ऊपर चले जाएंगे। तो लाख लोग तो सर ऐसे ही हो गए। हर एमपीए की जिम्मेदारी हो कि उन्होंने 500 लोग लाजमी लेकर आने। मैं 1000 नहीं कह रहा, मैं 2000 या 50,000 नहीं कह रहा, सिर्फ 500 लोग। आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें, लोग खुद अपनी मदद आपके तहत आपके साथ चलेंगे, अपना बंदोबस्त खुद करेंगे, सिर्फ आपने ट्रांसपोर्ट देनी है और रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ। तो 1 लाख बंदा तो सर ऐसे ही सूबाई असेंबली से इकट्ठा हो गया। ठीक है। अब आ जाए आप कौमी असेंबली में, 100 के करीब वहां पर बंदे मौजूद हैं। तो इसी तरह वहां पर भी आपको अगर आप 500 बंदा लाते हैं तो 50,000 60,000 बंदा ऐसे हो गया, 1.5 लाख के करीब आप पहुंच गए। अब आ जाते हैं उन नंबर्स की तरफ जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन लोगों को जिनको टिकट दिया, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि टिकट होल्डर्स को इमरान खान कह रहे हैं ना कि भाई वो भी लोग बंदे लेकर आए, चलें वो भी 200 300 लोग लेकर अगर आ जाते हैं, यार इतना तो एक उम्मीदवार कर सकता है ना, तो नंबर जो है वो 2 लाख से क्रॉस कर जाएगा। और फिर सिंध से, फिर आपको बलूचिस्तान से, फिर आपको ये जो गिलगित बल्तिस्तान है यहां से, फिर कश्मीर से, ये नंबर्स अलग हैं। और फिर पंजाब में 500 बंदा एक एमपीए की जिम्मेदारी लगाई जाए तो ये इकट्ठा करना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहां पर मसला नीयत का है, लोग क्या वाकई निकलना चाहते हैं और कितने कॉम्प्रोमाइज हो गए। और इसमें जो छांटी है, ये याद रखिएगा कि अगर आप नहीं निकलेंगे ना और लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं आपके भी अमाल जो वो लिखे जा रहे हैं, जो सियासी अमाल हैं, और फिर आपको कल इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। फिर ये नहीं होगा कि मैं फलां की सिफारिश करवाऊं, फलां से बात कर लूं तो हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो दे दिया जाएगा। और फिर व्यूअर्स 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के जहां से लोगों ने आना है, और फिर बहुत सारे ऐसे हल्के जो बहुत मार्जिन कम था वो भी आपके हल्के हुए। अवाम आपके साथ खड़ी है, हर हल्के से 500 बंदे निकालना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। फिर एक बात और याद रखेगा, पिंडी के हल्के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी पिंडी के अंदर जीती लेकिन उनको हरा दिया गया। और फिर इस्लामाबाद की 3 सीट जिनका केस, वो जो जज साहब हैं जिनके घर में कैमरे लगा दिए गए, तो 3 सीट्स इस्लामाबाद की, और ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ के पास है। तो यहां से बंदा निकालना, इस्लामाबाद ही जाना है ना आपने, तो यहां ये जो नंबर्स हैं ये आसानी से 2-2.5 लाख जो है वो क्रॉस कर सकता है। लेकिन सिर्फ आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए तो मैंने वो लिस्टें देखी हुई हैं जी, टोल प्लाजा के ऊपर हर इलाके में जिस जिसको ड्यूटी दी गई थी उनके नाम लिखे गए। फिर उसके बाद जितने बंदे लेकर आए उनके शनाख्ती कार्ड्स तक को चेक किया गया। फिर चेक करने के बाद, ताकि इनको तो ज़्यादा मसला था ना, यहाँ पर तो ये मसला नहीं है। और फिर ये याद रखिएगा कि केपी के अंदर आपकी एक बड़ी फोर्स है, वहाँ से लोग निकालना कौन सा मसला है, आपकी अपनी आप फैसिलिटेट करें। तो सर ये 2.5-3 लाख बहुत थोड़ा नंबर है, इससे ज़्यादा आप नंबर जो अचीव कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फैसला करना है कि ये किस तरह कमेटीज़ जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं और लोग किस तरह जाते हैं। आपको भी फैसला करना है, इन्हीं 4-5 दिन में फैसला करना है। लोगों से कमिटमेंट लेनी है, लोगों से लिस्टें लेनी है, कौन कहाँ से कितने बंदे लेकर आएगा, स्ट्रैटेजी बनाएं और इस्लामाबाद की तरफ आपको रुख करना है 24 नवंबर से पहले, ताकि खंदकें खोद कर कंटेनर्स लगाकर अगर आपका रास्ता रोका जाता है ताकि आपके पास उसका भी हल मौजूद हो। ये हमारी बदकिस्मती है जी कि इस मुल्क के अंदर आपको जगह जगह कंटेनर्स नजर आएंगे लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। कंटेनर्स सिर्फ रास्ता रोकने के लिए खड़े किए जा रहे हैं।
काश ये कंटेनर्स, इनमें माल जो है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो, वो ज़र मुबादला है, लेकिन कंटेनर्स का क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों ना लोगों के रास्ते को रोकने के लिए और तहरीक इंसाफ के रास्ते को रोकने के लिए हम सड़कों पर कंटेनर्स खड़े करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी अहमियत इख्तियार कर गई है और सियासी कमेटी में पार्लिमान के दोनों ऐवानों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज हैं, उमर अयूब साहब इसके अंदर शामिल हैं, और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्छर भी इस सियासी कमेटी के रुकन जो है वो बन गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इतलास शेख वकास अकरम भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, और सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल जी इसके अंदर जो हैं वो सियासी कमेटी के अंदर जो है वो शामिल हैं। इख्तियारात सियासी कमेटी को मुंतकिल। अब ये कुछ खबर आ रही है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी को इमरान खान ने फैसले करने के तमाम इख्तियारात जो हैं वो दे दिए, और इमरान खान की हिदायत के ऊपर सियासी कमेटी एहतजाजी कमेटी की सरपरस्ती करेगी और एहतजाज की तमाम तर हिकमत अमली और ऑप्शंस के ऊपर ये इसे जो है तमाम फैसले करेगी। अब बाज़ लोग ये कहेंगे जी ज़राए से खबर आई है, मैं इसको ना थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ कि जो सियासी कमेटी बनाई गई या वो कमेटी जिसने फैसले करने हैं वो इन्हीं लोगों में से होगी ना। वो ये तो नहीं हो सकता कि फैसला जो है वो किसी और को दे दिया जाए जिसका आपने कभी नाम भी ना सुना हो, तो इन्हीं लोगों में से फैसले जो है वो करेंगे। मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई ये सुनकर जब शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर पार्टी या कायद मुझे कोई देते हैं जिम्मेदारी तो मैं बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, और अगर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो अल्फाज क्या थे, कोट अनकोट, अगर एहतजाज के हवाले से खान या पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो एहसन तरीके से निभाऊंगा, अगर नहीं देते तो मैं आराम करूंगा। सर ये हराम करने का वक्त नहीं है, तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे थे ना, तो जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें मोहतरम, आपके पास वोट थे, आपने नहीं डाले, हामिद खान को नुकसान देखें। आज वो क्या कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट बार का सदर कि आइन और कानून के मुताबिक हुई और ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का। कल को जो है कत्ले आम का भी एक कानून पास करवा देना और कहना कि ये इस्तेहकाक है, कि मरूसियत जो है वो आम होगी, इसको भी कहना कि इस्तेहकाक है। कल को पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए तब ये भी कह देना कि ये इस्तेहकाक है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए नुकसान कितना हुआ। अगर वहां से एक पावरफुल वॉइस आती ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, तो इसका फायदा यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता। लेकिन आप देख लें कि कितना नुकसान हुआ। अगर आपके पास 20-30 वोट थे तो आपने क्यों नहीं दिए, और अब इन्हें कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो कहते हैं ठीक है, नहीं तो हम बैठे घर में, आप आराम करें सर। फिर इख्तियारात सियासी कमेटी को मुंतकिल के अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, और आमिर मुगल साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहते हैं कि जालिम रजीम के खिलाफ अब सड़कों पर निकलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पार्लियामेंट उन्होंने बंदूक के जोर पर 8 फरवरी को फतह कर ली और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने 22 अक्टूबर को गुलाम बना लिया। अब फैसला 24 नवंबर को ही होगा। 24 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद निकलेगा और पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा, तब हम अपने घरों को वापस जाएंगे जब ये हुकूमत और हमारे मुतालबात को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये भी खबर दे दूं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से इतलात ये आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पाबंदी लगाई जाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक भी VPN की मदद से मुल्क भर में जराइम जो हैं वो बढ़ गए हैं, इसलिए इस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और वजारत दाखिला ने PTA को ख़त लिख दिया है और VPN को इस्तेमाल करने के हवाले से यानी दहशतगर्दी के तनाजुर में इसे देखा जा रहा है। लेकिन टारगेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जी बरकरार हैं। और उस केस के अंदर चूंकि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिनको ये बाइसे शर्मिंदगी बनाना चाहते हैं, उसमें केस का जो टाइटल है वो ये है कि जी असलहा और शराब बरामदगी का केस है। तो जब तक ये चलता रहेगा एक बयानिया बनेगा और इसको ये टो इसी तरह जो है वो करते रहेंगे। और ये जो फैक्ट्री इन्होंने ऑन कर दी है ना झूठ फैलाने की, पाकिस्तान में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की तहरीक इंसाफ के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, एक खबर सामने आई और ये जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं और इसका जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से दे भी रही है कि बुशरा बीबी की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, अलीमा खान के जो करीब लोग थे उनको मदऊ नहीं किया गया। आपको ना इस किस्म की बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर नजर आएंगी और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको लिफ्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, उनको कोट करते हुए बताता है कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही मगर वो बानी PTI की हिदायत पार्टी तक पहुंचाएंगी। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज पेशावर से मुल्क भर की तंजीम को अहकाम जारी किए। बुशरा बीबी ने आज शाम पार्टी रहनुमाओं को पेशावर में मुलाकात के लिए बुलाया, ताहम उन्होंने इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के
करीब रहने वाले रहनुमाओं को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। तो ये एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके साथ ना एक और भी काम हुआ है, और ये लंदन से जी 2 अपडेट्स हैं मेरे पास, ये मैं आपको दे देता हूँ। एक तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई है जी लंदन पुलिस से, और जो उनके ऊपर धमकी वाला मामला है, जो उन्हें धमकी दी गई, अब इसको एनालाइज किया जा रहा है। पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं जो यहाँ पे हुआ। इनकी मुलाकात हुई, पुलिस को उन्होंने बताया ये लोग कौन थे, और ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि उनके साथ कुछ खवातीन भी थी, और मैं अपने तायाजात भाई के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था बॉन्ड स्ट्रीट से। वो कहते हैं जी कि रेडिंग मैंने शायद जाना था, तो ये एलिजाबेथ लाइन जो है वो रेडिंग तक जाती है। तो रास्ते में ये वाकया मेरे साथ पेश आ गया और मुझे धमकी दी गई, और 4 दफा ये धमकी दी गई। उन्होंने ये भी कहा, और फिर उन्होंने ये सारे का सारा जो है वो इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्हीं का वतीरा है, वही ऐसे करते हैं। और इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर जो उगल चुके हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से काफी जहर उगल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उथे असियाना फड़िया हुआ है और यहाँ पर आपने इन्हें कंट्रोल करना है। दिस इज व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग अबाउट। अच्छा, मैंने आपको ना जो खबर दी थी ना वो बिल्कुल सच साबित हुई है, और इसकी कंफर्मेशन ख्वाजा आसिफ खुद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो है जब ये शिकायत चली जाएगी तो उसके बाद टाइमिंग चेक की जाएगी। पुलिस ने आज उनसे जो सवालात किए जब इनकी मुलाकात हुई गुज़श्ता रोज, तो बताया कि टाइमिंग्स क्या थी, किस स्टेशन से वो बैठे, किस स्टेशन से उतरे, ताकि कैमरों की टाइमिंग जो चेक की जा सके। फिर वो जो शख्सियात जहाँ पे वो खड़ी हैं, जितने भी लोग थे उनको चेक किया जाएगा किस स्टेशन पे उतरे। तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो किसी को ढूंढना ट्रेन पे अगर कोई सफर कर रहा है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह उनकी शनाख्त की जा रही है। तो ये खबर भी हमारी जो है वो सच साबित हुई। अब ये इंक्वायरी आगे कैसे बढ़ेगी? देखें जी, पहले तो वो जो धमकी दी गई है, लैंग्वेज जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी बाकायदा ट्रांसलेशन की जाएगी, उसे ट्रांसक्राइब करवाकर, ट्रांसलेट करवाकर पुलिस समझने की कोशिश करेगी कि जो शख्स गुफ्तगू कर रहा है उसमें वाकई धमकी थी या क्या था। और अगर आप उसे सुने ना तो ऐसा लगता ही है कि वो शख्स कह रहा है, उसका ये मतलब भी होता है। जब आप ट्रांसलेट किसी चीज को करते हैं तो फिर डिपेंड करता है ट्रांसलेटर उसकी कन्वर्जन दूसरी जुबान में कैसे करता है, उसे ट्रांसलेट कैसे करता है। तो जब ये ट्रांसलेट होगी ना तो इसका मुकम्मल हुलिया बिगड़ जाएगा। और फिर ये भी आपको याद रखना है कि आप किसी को कहें ना कि जल्दी जल्दी तो निकल जाओ, इथे ए भी हो जाता है, तो वो एक तरह से तो आपको वार्न कर रहा था कि ये इलाका ठीक नहीं, यहां से आप चले जाएं। तो जब पुलिस इसको देखेगी और उसके ऊपर लीगल जो उनका डिपार्टमेंट है उसे पूछा जाएगा, तो फिर ये तय किया जाएगा कि ये कितना सीरियस ऑफेंस था। वाकई उसने धमकी दी, उसने अटैक करने की धमकी दी, उसने जान से मारने की धमकी दी। चूंकि पाकिस्तान में तो जी हमला हो गया है और वहां पे तो कहा जा रहा है कि जनाब देखें बहुत बुरा हुआ और ऐसे। तो अगर आप उस वीडियो को दोबारा जाकर सुने तो उसमें वो क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होगा। पंजाबी जुबान उसने इस्तेमाल की, एंड देन देवर वर्बल अब्यूज एज वेल। लेकिन जब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो उस ट्रांसलेशन के को देखा जाएगा। तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इस केस के अंदर। मैं आपको दूसरी चीज ये भी बता देता हूं कि आज कुछ एक वीडियोस हैं जी एवनफील्ड अपार्टमेंट से, कल भी ये हुआ, और मरियम नवाज जो है उन्होंने फ्रंट डोर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया एवनफील्ड का, जहाँ पे ये तमाम लोग जो है एहतजाज करते हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट जी कई बरस मैं नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पर आए तो हमने रिपोर्टिंग की है, फ्रंट पे भी बैक पे भी इस बिल्डिंग के हवाले से बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी हमने की। तो इसके ना जी 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो हाइड पार्क के बिल्कुल सामने है मेन। अगर आप मार्बल आर्च से आ रहे हैं तो ये रास्ता, वहां पे आपको बिल्कुल दुकान के साथ लकड़ी का दरवाजा है, जहां पे इससे पहले भी मरीम नवाज के बेटे पर जो है वो हमला हुआ। कुछ लोग आए, उन्होंने लड़ाई भी हुई और उसके बाद ही वॉज हैंडकफ्ड। तो ये वही दरवाजा है जो बिल्कुल पिछली तरफ जो है वो खुलता है। दूसरा मेन दरवाजा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आम पाकिस्तानी जाकर एहतजाज करते हैं। तो आज और जब भी वो अब वहां से जब इन्होंने एग्जिट लेना होता है तो वो पिछले दरवाजे से आते हैं जहां पर गाड़ी को खड़ा किया जाता है, मीडिया भी वहां पर मौजूद है। तो जाते जाते उन्होंने ना एक तो मेन गेट इस्तेमाल नहीं किया, पिछले दरवाजे को अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एहतजाज करना या खड़े होना तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये मेन जो सड़क है यहाँ पर लोग खड़े नहीं हो सकते। पीटीआई के हवाले से कुछ उन्होंने जाते जाते 2 बातें कही कि एक तो जो एहतजाज करने जा रही है तो उस पर उन्होंने कहा जी करते रहे, इनके नसीब में ये एहतजाज लिखा हुआ है, अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे। और फिर स्मोक के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन मरीम नवाज को पाकिस्तान अब चले जाना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है और मरियम औरंगजेब ने इस तरह से इस पूरे मामले को जो है वो टेकअप किया हुआ है।
अब तक की जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से ये बड़ी खतरनाक हैं। पंजाब में स्मोक से अक्टूबर में 19 लाख अफराद अस्पताल पहुंच गए। सर ये बहुत बड़ा नंबर है। हमने तो ये उस वक्त देखा था जब यहां पर कोरोना और दीगर मामला थे। 19 लाख लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है जो अस्पतालों में पहुंचा सिंस अक्टूबर। अच्छा, वजारत सेहत के मुताबिक दमे के 1,19,000 और दिल के 13,773 मरीज सामने आए। सिर्फ नवंबर के 14 दिनों में पंजाब भर में 7,07,695 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए, जबकि यानी 7 लाख लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, जबकि दमे के 47,558 और दिल के 5,734 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए। और लाहौर यानी आज की जो डेट के अंदर लाहौर 637 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। तो सर हम यहाँ पे लंदन की फिजाओं में बैठे हुए हैं और हम सैरें कर रहे हैं, हम अपना इलाज करवा रहे थे। सर पाकिस्तान जाओ, वहां पर आम आदमी, हुकूमत कहाँ है जी? हुकूमत गायब है। हुकूमत माशी तौर पे गायब है। हुकूमत जो है वो आपको फिजिकली कहीं नजर नहीं आएगी। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप ये कहें कि हमने जो है बहुत अच्छी पॉलिसीज बना ली, किसी ने सवाल किया मरीम औरंगजेब से, फिर उनकी एक ट्वीट भी आई, ट्वीट थी या स्टेटमेंट थी जिसपे उन्होंने कहा कि मरीम के विजन और मरीम ने माहौलियाती जो पॉलिसी है बड़ी जबरदस्त तरतीब दी है। फिर इनके एक बैरिस्टर गालिबन अकील हैं या दानियाल हैं, वो एक टेलीविजन चैनल पे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ा अच्छा, देखें जी, बड़ा अच्छा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। सवाल ये है कि आपने ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट तो आपने करवाना है। कानून तो बनाए जाते हैं कि जनाब कोई उसे तोड़े ना, लेकिन फिर भी जराइम की जो शरह उसमें इजाफा होता है, इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस का एक रोल होता है। आप कहें कि हमने एक किताब लिखी है और पाकिस्तान को किस तरह हम तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सकते हैं, जब तक वो पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की जाएंगी, उन रास्तों भी नहीं आप चलेंगे, तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा? तो पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन में बड़ा फर्क है। तो मरियम इज इन लंदन, पाकिस्तान वो क्यों नहीं जा रही, क्या वजह है? कहा यह जाता है कि जी कुछ दिनों के अंदर वो पाकिस्तान जो है वो जरूर चले जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक और भी खबर दे दूं, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए जी कोई अच्छी खबर नहीं है। इट्स रियली सैड। और मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी कहते हैं कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठे थे चीनी कंपनी के, और उसने कहा कि मैं जी अफगानिस्तान गया। तो मुशाहिद साहब ने पूछा कि हैव यू एवर बीन टू अफगानिस्तान? उसने कहा जी कि यस, 2 दफा मैं जा चुका हूँ। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो उसने कहा जी कि वहां पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो फिर ये उसके अल्फाज थे कि मैं अपने आप को अफगानिस्तान में ज्यादा महफूज समझता हूं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो सर आप देख लें कि हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमी हमारे से नहीं संभाली जा रही, और फिर इसके साथ साथ हमारे से माहौल जो इस वक्त हमारा आलूदा हो चुका है, फजाएं हमारी खराब हो चुकी हैं, ये हमें ठीक नहीं किया जा रहा। हम अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर हुकूमतें चलाएंगे और आपको ये हो कि जनाब हमारे साथ वो हैं और ये दगा नहीं देंगे जनरल बाजवा की तरह, तो सर ये कितने दिन निज़ाम चलेगा? तो याद रखिएगा कि लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है। ये 7 लाख लोग जो अफेक्ट हुए हैं, ये कुछ थोड़े नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़े नंबर्स हैं जिसको आपको एड्रेस करने की जरूरत है। और एक और भी चीन के हवाले से जी खबर आई, शोएब निजामी ने ये जी खबर ब्रेक की है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चीन की सेंचुरी स्टील ने वज़ीर-ए-आज़म को जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को खत लिख दिया है कि सेंचुरी स्टील ने वज़ीर-ए-आज़म से 18 निकाती शिकवे किए। इकोनॉमिक जोन की जमीन इतनी महंगी कर दी है कि फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। चीन की कंपनी ने वज़ीर-ए-आज़म को प्रोजेक्ट बंद करने के हवाले से आगाह कर दिया। कहा जी आप जाने, आपकी जमीन जाने, हम यहां से जा रहे हैं। फाटा और पाटा में स्टील कंपनीज कारोबार को खराब कर रही है। स्टील सेक्टर से गैर जरूरी टैक्सेस की वजह से मुख्तलिफ स्टील मिल्स बंद हो गई। इकोनॉमिक जोन्स में बिजली की बंदिश भी एक बड़ा मसला है। नेपरा को मुतादिद बार कहा लेकिन बात नहीं बनी। देखिए ये जो फर्नेसेस है ना, या जो फैक्ट्रीज, ये बिजली पे चलती है ना, और क्या सोल्यूशन है? तो जब आप बिजली नहीं देंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, IMF यही पीट रहा है कि आप बाहर से जो सरमायाकारी आ रही है इसको फैसिलिटेट करें। और देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है। मैं आपको एक और भी लाहौर के आलूदा होने के हवाले से, ये कुछ दोस्त हैं जी हमारे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज चलाते हैं, चूंकि बिजली का मामला है, उन्होंने मुझे क्या बताया, वो ये कहते हैं कि बिजली नहीं है, हमारे पास जो ऑयल है उसकी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं चलते हैं वो बहुत महंगे हैं। तो अब ये किया जा रहा है कि टायर जलाकर फैक्ट्रियों को रन किया जा रहा है। ये मुझे इनसाइड किसी ने पूरी जो है वो खबर दी कि फैक्ट्रीज लाहौर के इर्द गिर्द जितनी है वो टायर जलाकर जो है वो काम चला रही हैं। तो जस्ट इमेजिन करें कि टायर जलाकर जो धुआं है,
आप लाहौर को अगर लाहौर से हैं तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि वंस यू पास्ट जनरल हॉस्पिटल और काने की जो सड़क है उसके इर्द गिर्द जो रूही नाला है वहां पे कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। फिर इसके बाद ठोकर से आगे आप चले जाएं, रायमन रोड पर एक पूरा आपको फैक्ट्री जोन जो है, इंडस्ट्री जोन नजर आएगा। फिर इसके साथ शेखुपुरा रोड पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो लाहौर के इर्द गिर्द तो फैक्ट्रीज हैं, तो जो धुआं है वो एक क्लाउड लाहौर के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है इन फैक्ट्रीज की वजह से, यानी इसकी पूरी जो आउटर सर्कल रिंग रोड के साथ साथ जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पर आपको फैक्ट्रीज नजर भी आएंगी। तो लाहौर ने तो जी आलूदा होना ही है, और गाड़ियों के मिशन की बात की जाती है और दीगर मामला जो हैं वो किए जाते हैं। तो आई थिंक कि लोगों को यहाँ से जाकर पॉलिसी बनाएं, इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। मैं आपको ना एक छोटा सा वाकया सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर जी हम जिस तरह से अपने मसाइल को देखते हैं, ऑटोमेटिकली जब बरतानिया में वही मिसाइल हमें नज़र आते हैं और लोग उसको किस तरह से उसके तदारुक के लिए और उनके हल के लिए क्या करते हैं। ये कुछ अर्से पहले की बात है जी, मैं मोटरवे पर सफ़र कर रहा था तो एकदम से गाड़ियाँ रुक गई। तो 20 मिनट गुजर गए, 15 मिनट, 20, 30, आधा घंटा गुजर गया। तो पास से ना पुलिस वाला गुजरा, तो मैंने उससे सवाल किया कि आगे क्या हुआ है। तो उसने कहा जी कि ये कार्बन एमिशन एरिया है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। तो मैंने फिर उसको गूगल सर्च किया तो पता ये चला कि उस मोटरवे के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। और रात के वक्त जो धुआं है फैक्ट्रीज का वो, और जो ट्रैफिक सारा दिन जो चलती है मोटरवे के ऊपर, तो धुआं जो है ना वो सेटल डाउन हो रहा होता है। तो उन्होंने कोई आले अपने पास रखे होंगे जिससे एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो वो ये कहता है कि आगे एयर क्वालिटी क्योंकि खराब है लिहाजा गाड़ियां आगे नहीं जा सकती। जिस तरह ही वो एयर क्वालिटी बेहतर हुई तो उन्होंने ट्रैफिक की जो रवानी है दोबारा शुरू कर दी। तो सर कौमें ऐसे बनती हैं, ऐसे नहीं बनती कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, बरतानिया आप सब सैरें कर रहे हैं। 7 लाख सर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 7 लाख पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं, और ऐलान कर देना कि इमरजेंसी लग गई है। सर इमरजेंसी से तानु कुछ करना भी पड़ेगा। हमारे पास क्या फैसिलिटीज है, हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। और पाकिस्तान की हुकूमत लापता है, दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएगी। किसी भी शोबे को आपको उठाकर देख लें। आज की हमारी नशिश थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।